वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्रथम बैंकर के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो सेशन में। किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बैंक प्रमोशन का पूरे साल में कोई भी बैंक का एग्जाम हो या फिर लेटरल एंट्री कोई भी एग्जाम हो, चाहे SBI CBO हो, क्रेडिट ऑफिसर हो, PNB का, BOB का, BOI का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, या कोई जर्नलिस्ट ऑफिसर हो, IBPS RRB हो, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग एंड Cgtmse आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो हालांकि एक वीडियो ऑलरेडी दोनों ही टॉपिक पे चल रहा है, लेकिन चूंकि बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए हैं अभी पिछले 10-15 दिनों में, इसी के लिए एक एक वीडियो दोनों के ऊपर बनाना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो डेटा फिर जो आप लोग पढ़ेंगे वीडियो से वो गलत हो सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर वीडियो मैं 3-4 दिन पहले ही डाला हूँ, आज Cgtmse के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट इसको बना लीजिएगा, नहीं तो फिर वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा रिपीट करके, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। Cgtmse एक स्कीम है, इट्स अ क्रेडिट गारंटी स्कीम। लोन का स्कीम नहीं है, लोन को गारंटी देने का स्कीम है। Cgtmse का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली बात को समझिए कि जब भी कोई छोटा बिजनेसमैन जो माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज है, उसको फंड की ज़रूरत है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उस केस में अगर उसके पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है जो बैंक को दे सके, तो इसी के लिए, ताकि बैंक को लोन देने में दिक्कत ना हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक क्रेडिट गारंटी स्कीम चलाया है, ताकि बैंक जो है वो गारंटी उस कस्टमर से ना ले करके सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से इस स्कीम के तहत गारंटी ले ले, और जो उसको एनुअल फी होगा वो कस्टमर बियर करेगा और गवर्नमेंट को एनुअल फी जाएगा। ठीक है, तो यही बेसिकली स्कीम है। कुछ टेक्निकल बातें हैं, देख लेते हैं हम लोग। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड SIDBI सेट अप द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज। ध्यान देने वाली बात क्या है, SIDBI एक लिखा हुआ है, ये कई बार आता है। ठीक है, कि MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसके द्वारा मिल करके जो है Cgtmse स्कीम का सेटअप किया गया है, तो SIDBI है। याद रखिएगा, SIDBI बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, द स्कीम शैल बी नोन एज द क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, अर्लियर नोन एज क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो पहले नाम था वो CGFSI था, जिसका फुल फॉर्म था क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। सब्सिक्वेंट टू द इनेक्टमेंट ऑफ MSME एक्ट 2006 में जो MSME एक्ट आया, उसके बाद से जो है इसका नाम चेंज हुआ और नाम हो गया क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने आपको बता दिया है। अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट विदाउट कोलेटरल्स, थर्ड पार्टी गारंटीड, would be a major support to the first generation entrepreneurs to realize their dreams of setting up an unit of their own micro and small enterprises। ये टेक्निकल टर्म में हो गया, लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि कोई भी छोटा मोटा बिजनेसमैन जिसको कि फंड की ज़रूरत है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, लेकिन उसको बैंक के देने के लिए कोई कोलेट्रल नहीं है, कोई मॉर्गेज नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, उस केस में ये क्रेडिट गारंटी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा SIDBI और MSME के द्वारा निकाला गया है, और ताकि बैंक जो है सीधे गारंटी जो है गवर्नमेंट से ले, और उसका एनुअल एक फीस होता है, एनुअल गारंटी फीस होता है जो कस्टमर गवर्नमेंट को पे करे। सीधा सीधी इसका ऑब्जेक्टिव यही है। ठीक है, ताकि बैंक को लोन देने में दिक्कत ना हो और छोटे मोटे रोजगार करने वाले लोगों को ईजिली फंड अवेलेबल हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। डेटा बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड, इसलिए डेटा चार्ट के द्वारा बनाया गया है, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा, दोबारा गलती नहीं होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, नोट जरूर बना लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल में PDF भी अवेलेबल रहता है, तो टेलीग्राम चैनल प्रथम बैंकर का है, आप टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। तो देखिए, एक्सटेंट ऑफ कवरेज, Cgtmse एक्सटेंट ऑफ कवरेज का मतलब ये होता है कि लोन आप जितना ले रहे हैं तो कवरेज कितना % तक, ये जो Cgtmse ट्रस्ट है ये कितना % तक कवरेज लेता है, यही है। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ कवरेज का मतलब सिर्फ यही, कितना % तक कवरेज है। तो इसमें एक चार्ट बनाया हुआ है, इसको समझेंगे। माइक्रो इंटरप्राइज है, माइक्रो इंटरप्राइज कोई है, ठीक है,
माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज समझते होंगे आप लोग। इस बजट में उसका डेफिनेशन चेंज हुआ है, वो भी आपके हर एग्जाम के लिए इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, आप लोग ऐसे भी सर्च कर लीजिएगा क्या है, मैं किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा। उसका डेफिनेशन है आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 2.5 करोड़ तक है और टर्नओवर 10 करोड़ तक है, उसको माइक्रो इंटरप्राइज बोला जाता है। अगर 5 लाख तक का कोई लोन ले रहा है तो 85% तक का कवरेज है, ठीक है। मतलब 5 लाख का लोन है तो 85% मतलब कितना हो गया, 4,25,000 रुपये तक का कवरेज इस लोन का जो है वो गवर्नमेंट लेती है इस स्कीम के तहत। क्लियर समझ में आ गया कि एक्सटेंट ऑफ कवरेज का क्या मतलब होता है। अगर लोन 5 लाख से ऊपर का है और 50 लाख से नीचे का है तो 75% का कवरेज है, और 50 लाख से ऊपर 10 करोड़ तक है तो भी 75% का कवरेज है। इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि अब जो गारंटी है वो 10 करोड़ तक है। अभी तक कितना था, पिछले साल तक 5 करोड़ तक था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अब मैक्सिमम कवरेज जो है Cgtmse का कितना है, तो 10 करोड़ है। क्लियर है। एमएससी लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, अगर कोई एमएससी जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में लोकेटेड है, इंक्लूडिंग सिक्किम भी, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख, मतलब कोई कंपनी है छोटा एमएससी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है जो नॉर्थ ईस्ट में है, सिक्किम में है या जम्मू कश्मीर में है या लद्दाख में है, ऐसे केस में 50 लाख तक का लोन होगा तो 80% का कवरेज होगा, और 50 लाख से ऊपर 10 करोड़ तक का होगा तो 75% का कवरेज होगा। क्लियर है। इन सारी चीज़ों में चेंज नहीं हुआ है। अक्सर एग्जाम में जो चीज़ें चेंज हुई हैं उस पर विशेष फोकस रहता है, लेकिन ये सारा इम्पॉर्टेंट ही है। चेंज कहाँ कहाँ हुआ है बात को समझिए। वुमेन एंटरप्रेन्योर में अगर कोई फीमेल के नाम पे कंपनी है, लेडीज़ के नाम पे है वुमेन एंटरप्रेन्योर, उस केस में 90% तक का कवरेज 10 करोड़ तक है। ये बिल्कुल चेंज हुआ है, लेटेस्ट है, तो ये आपके लिए बनता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्लियर। SC/ST एंटरप्रेन्योर्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, MSc सिचुएटेड इन एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, JED सर्टिफाइड MSc, ट्रांसजेंडर एंटरप्रेन्योर, ये नया ऐड हुआ है ट्रांसजेंडर एंटरप्रेन्योर, 85% अप टू 10 करोड़। बाकी चीज़ें इसमें पहले से थी, वोमेन भी यहाँ पे था, लेकिन ये जो ट्रांसजेंडर एंटरप्रेन्योर है ये नया ऐड हुआ है और 85% तक का कवरेज है 10 करोड़ तक के लोन में। तो दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई आपके लिए। महत्वपूर्ण तो सारा है, लेकिन जो नया है, एक तो वोमेन वाला, एक ट्रांसजेंडर वाला, ये हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद कैटेगरी है ऑल अदर कैटेगरी। अब इसके अलावा कोई कैटेगरी अगर बच जाता है उस केस में जो मैक्सिमम कवरेज है वो 75% का है और 10 करोड़ तक है। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं क्या है। द एक्सटेंट ऑफ गारंटी कवरेज फॉर MSc situated in identified credit deficient districts by RBI is additional 5% over and above the applicable guarantee coverage। गवर्नमेंट के द्वारा हर साल आइडेंटिफाई किया जाता है क्रेडिट डिफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब कि जहाँ पे कि बहुत कम क्रेडिट हुआ है और जहाँ पे ज़रूरत है, उस केस में जो है जितना भी एक कवरेज का परसेंटेज मैंने लिखा है 5% ऐड हो जाता है। क्लियर है। ये चार्ट आप लोग समझ चुके होंगे एक्सटेंट ऑफ कवरेज का क्या मतलब है, कितना कितना परसेंट किस तरीके से किसको मिलता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। एक और चार्ट है स्टैंडर्ड रेट्स एंड रिस्क प्रीमियम। स्टैंडर्ड रेट्स एंड रिस्क प्रीमियम एक और चार्ट है। तो रिस्क प्रीमियम बहुत ज़्यादा याद करने की आपको कोई खास ज़रूरत नहीं है, मैंने लिख दिया है ऐसे ही, लेकिन स्टैंडर्ड रेट आपको हर हाल में याद करना होगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली स्टैंडर्ड रेट्स आते हैं। ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट क्या है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है स्टैंडर्ड रेट्स, एग्जाम में भी आते हैं स्टैंडर्ड रेट्स। तो समझिए चूंकि अब 10 करोड़ तक का हो गया है तो 0 से 10 लाख तक का कोई लोन होगा तो स्टैंडर्ड रेट उसका है 0.37%। 10 लाख से 50 लाख तक अगर है तो उसका रेट है 0.55%। 50 लाख से 1 करोड़ तक का है तो उसका है 0.60%। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच का लोन है तो उसका है 0.85%। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का है उसका रेट है 1%। 5 करोड़ से 8 करोड़ तक का है उसका रेट है 1.10%। 8 करोड़ से ऊपर है उसका रेट है 1.20%। क्लियर है।
ये रेट्स हैं जो जब लोग लोन लेते हैं और गारंटी लेते हैं तो एनुअल गारंटी फी एक बार में देना पड़ता है सभी बिजनेस को, सभी फर्म को, सभी बोरोवर को। तो ये रेट्स हैं जो उनके लोन का परसेंटेज के हिसाब से इतना उनको एनुअल गारंटी फी के तौर पे गवर्नमेंट को देना पड़ता है। क्लियर है? ये 10% डिस्काउंट, अगर आगे हम कंसेशन आपको बताएंगे कंसेशन किस किस कैटेगरी में अवेलेबल है। अगर कंसेशन होता है तो कितना परसेंट लगेगा, सिंपली 10% माइनस किया हुआ है, 0.37 को 0.33 किया हुआ है, 0.55 है तो 0.50 किया हुआ है, इसी तरीके से 10% डिस्काउंट है। ये रिस्क प्रीमियम चार्ट है। रिस्क प्रीमियम क्या होता है ना, ये हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं रिस्क प्रीमियम क्या है और क्यों रिस्क प्रीमियम जरूरी है, या कितना है तो किसका कितना होता है। ठीक है, 4 तरह का रिस्क प्रीमियम होता है, 15%, 30%, 50%, 70%। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझना चाहिए। देखिए ये स्लाइड स्पेशली जो है ये रिस्क प्रीमियम को समझाने के लिए था। सम पॉइंट्स रिगार्डिंग रिस्क प्रीमियम। Cgtmse had engaged the services of external agency to carry out the analysis of the portfolio of Cgtmse। ठीक है, सभी बैंक का अपना अपना पोर्टफोलियो होता है, उस पोर्टफोलियो को एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद जो है वो किस कैटेगरी का रिस्क प्रीमियम में उसको रखना है, ये एक्सटर्नल एजेंसी Cgtmse हायर करता है। उसके बाद एजेंसी क्या क्या देखते हैं, दिस एजेंसी हैज आल्सो कैटेगराइज्ड द एमएलआई बेस्ड ऑन वेरियस क्रिटिकल फैक्टर्स सच एज एनपीए रेट, उस बैंक का एनपीए का क्या रेट है, एनपीए क्या परसेंटेज है, क्लेम रेट है, कितने परसेंट में वो क्लेम करते हैं, जितने गारंटी लेते हैं उसका क्या है, हाई है कि लो है, क्विक मोटिलिटी क्या होता है, कोई लोन 1 साल के अंदर या 18 महीने के अंदर क्या एनपीए हो जाता है तो उसको क्विक मोटिलिटी कहा जाता है। तो ये सारा चीज़ देखने के बाद कि किस तरीके का है, मान लीजिए किसी बैंक का एनपीए भी बहुत कम है, क्लेम रेट भी न के बराबर है या बहुत कम है, क्विक मोटिलिटी, तो उस केस में ऑब्वियसली उनका जो रिस्क प्रीमियम होगा वो न के बराबर होगा। ठीक है, या किसका बहुत ज़्यादा है तो उसका रिस्क प्रीमियम ज़्यादा रखना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सटर्नल एजेंसी तय करती हैं। अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ रिस्क एमएलआई विथ बेटर पोर्टफोलियो वुड बी गिवन द डिस्काउंट ऑफ 10%। वही मेरे एक 10% का चार्ट था, वो इसी वजह से था कि अगर कोई बहुत बेटर पोर्टफोलियो है किसी एमएलआई मतलब मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, बैंक समझ लीजिए आप मोटा मोटी। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट मिलता है। और जो बहुत हाई रिस्क है किसी बैंक का पोर्टफोलियो, उस केस में मैक्सिमम रिस्क प्रीमियम अप टू 70% तक भी उसका लग सकता है। क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट बात है, एमएलआई न्यूली रजिस्टर्ड विच डू नॉट हैव सफिशिएंट हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर Cgtmse विल बी प्लेस्ड एट 70% रिस्क प्रीमियम फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। कोई नया एमएलआई अगर ऐड होता है, Cgtmse में रजिस्टर्ड होता है, जिसका कोई Cgtmse का रिकॉर्ड नहीं है, पहले से एडेड नहीं था, उस केस में उसको जो है 70% वाले रिस्क प्रीमियम में रखा जाता है, कम से कम 1 साल के लिए। क्लियर है? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, बहुत सारे चार्ट्स वगैरह हैं तो थोड़ा जल्दी करना होगा, तो बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा। कंसेशन रेट्स हैं, ये भी एग्जाम में आता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, प्रमोशन एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में। तो कंसेशन किस किस आधार पर हम लोग दे सकते हैं? देखिए 3 कैटेगरी बना हुआ है, एक सोशल कैटेगरी है, एक ज्योग्राफिक कैटेगरी है और एक एमएससी स्टेटस है। तो सोशल कैटेगरी में क्या है कि वोमेन, SC/ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी, अग्निवीर, ट्रांसजेंडर एंटरप्रेन्योर। ये बोल्ड क्यों किया हुआ है? नया ऐड हुआ है इसीलिए। इसमें से कोई है उसको 10% का छूट मिलेगा स्टैंडर्ड रेट में। ज्योग्राफिक में क्या है? नॉर्थ ईस्ट रीजन इंक्लूडिंग सिक्किम, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख, अप टू 50 लाख। ठीक है, और या फिर एक्सपेंशनल डिस्ट्रिक्ट में है या आइडेंटिफाइड क्रेडिट डिफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट्स में है, उस केस में 10% का और मिलेगा। तीसरा कैटेगरी है JDD सर्टिफाइड, उस कैटेगरी में 10% और मिलेगा। JDD क्या होता है? जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट करके एक है, एक सर्टिफिकेशन होता है जो किसी कंपनी को मिलता है। अगर JDD सर्टिफाइड है तो 10% का और उसको कंसेशन मिलेगा। तो कुल मिला के कंसेशन मैक्सिमम जो मिल सकता है वो 30% का मिल सकता है। अब देखिए कहिएगा 30%, अब कोई वोमेन है, कोई SC भी है, तो ऐसा नहीं है कि 10% वोमेन होने का 10% SC होने का, ऐसा नहीं है। एक पूरा कैटेगरी है ये सोशल, इसमें चाहे वो कुछ भी हो, 10% सोशल कैटेगरी से ले सकता है, 10% ज्योग्राफिक कैटेगरी से ले सकता है, 10% एमएस स्टेटस, मैक्सिमम 30% ही मिल सकता है। ऐसा नहीं कि कोई वोमेन भी है, SC भी है और वो डिसेबल पर्सन भी है तो उसको इतने में 30% मिलेगा, ऐसा नहीं है। इतने में सिर्फ उसको 10% का कंसेशन मिलेगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। आगे चलते हैं।
लेटेस्ट अपडेट क्या क्या है जो एग्जाम में आ सकता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर गारंटी कवरेज, उद्यम रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर गारंटी कवरेज एज पर लेटेस्ट सर्कुलर। अब जब आप CGTMSE करने के लिए वेबसाइट पे जाएंगे रजिस्ट्रेशन, पहला कॉलम होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको डालने के बाद ही आगे बढ़ना है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन अब मैंडेटरी हो गया है। थ्रेशोल्ड लिमिट पहले थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रेगुलेशन हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 1 2 3 4, ठीक है। लीगल एक्शन का जो है वेवर ऑफ लीगल एक्शन, मतलब पहले 5 लाख तक का लिमिट था, ये अब 10 लाख हो गया। ये भी एग्जाम में प्रमोशन एग्जाम में 1-2 जगह पे आया है। तो वेवर ऑफ लीगल एक्शन 10 लाख करना है। कोई भी लेटर इंटर एग्जाम्स होगा उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीलिंग ऑफ कवरेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडिफिकेशन इस बार बजट में आया। 5 करोड़ का आपका सीलिंग था, अब वो 10 करोड़ हो गया है। मैक्सिमम कवरेज 10 करोड़ तक का हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कवरेज ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स के लिए मैक्सिमम कवरेज अभी भी जो है 2 करोड़ ही है। RRB के लिए मैक्सिमम कवरेज अभी भी 2 करोड़ है, ठीक है। और स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए भी, SFC के लिए भी 2 करोड़ ही है। NBFC के लिए बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया है। मुझे लगता है ये भी अब मतलब दोबारा से मॉडिफाई होगा, क्योंकि ये दिसंबर 23 का नोटिफिकेशन है जिसमें कि 2 करोड़ RRB को किया गया था। अब चूंकि 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है बाकी नेशनलाइज बैंक्स को, तो हो सकता है इसको भी अब किया जाए थोड़ा बढ़ा के। आगे देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। नॉट एलिजिबल कौन कौन से हैं CGTMSE में, ठीक है। तो मैं पूरा पढ़ने की बजाय मैं मोटा मोटी बता देता हूँ कौन कौन से नॉट एलिजिबल हैं। नॉट एलिजिबल है जो भी कोई भी कोलेट्रल लोन लिया हुआ है वो नॉट एलिजिबल है। किसी में कोई एडिशनल पर्सनल गारंटी है वो नॉट एलिजिबल है, ठीक है। कोई किसी दूसरे NCGTC से कवरेज है वो नॉट एलिजिबल, मतलब किसी दूसरे स्कीम से कवरेज है वो नॉट एलिजिबल है, या किसी स्टेट गवर्नमेंट का कोई अदर स्कीम से गारंटी स्कीम से कवरेज है वो एलिजिबल नहीं है। जनरल इंश्योरेंस से इंश्योर्ड है वो कवरेज नहीं है। इस तरह की चीज़ें इसमें है, ठीक है, जो कवर नहीं है। इसके बाद हम लोग देते हैं कुछ FAQ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो लोगों को जानना चाहिए CGTMSE के बारे में। तो वो मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी, आप लोग देख लीजिएगा। गारंटी कवर स्टार्ट किस दिन से होता है? तो गारंटी कवर स्टार्ट होता है जिस दिन गारंटी फी पहुंच गया CGTMSE ट्रस्ट के पास, उस दिन से गारंटी कवर स्टार्ट हो जाता है। हाउ लॉन्ग द गारंटी कवर इज अवेलेबल? टर्म लोन के केस में जब तक टर्म लोन चलता रहता है तब तक गारंटी कवर चलता रहता है, दोबारा CGTMSE करने की जरूरत नहीं होती है। कंपोजिट लोन किसको कहते हैं? जिसमें CC भी हो और टर्म लोन दोनों साथ में हो, उस केस में भी कंपोजिट लोन में उस समय तो चलता रहता है जब तक कि टर्म लोन खत्म ना हो, तो वर्किंग कैपिटल की भी दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सिर्फ वर्किंग कैपिटल है, CC है, तो 5 साल के लिए CGTMSE होता है। 5 साल के ब्लॉक के बाद फिर से उसको रिन्यू करना पड़ता है, फिर से 5 साल के लिए करना पड़ता है, ठीक है। टोटल अमाउंट डेट इज कवर्ड आफ्टर डिफॉल्ट, जब लोन खराब हो जाता है तो टोटल अमाउंट कितना कवर होता है? टर्म लोन के केस में डिफॉल्टेड अमाउंट इंक्लूसिव 1 क्वार्टर इंटरेस्ट, डिफॉल्टेड अमाउंट प्लस 1 क्वार्टर इंटरेस्ट। CC के केस में क्या होता है? आउटस्टैंडिंग वर्किंग कैपिटल एडवांस विथ इंटरेस्ट अप टू NPA, जो 3 महीने का है वो विथ इंटरेस्ट उतना ही होता है। कंडीशंस फॉर लैप्सिंग द गारंटी कवर, गारंटी कवर लैप्स कब कब होता है? जब आप एनुअल सर्विस चार्ज नहीं पे करेंगे, ठीक है। द टेन्योर ऑफ गारंटी कवर एक्सपायर कर गया, 5 साल हो गया CC का, फिर आपने रिन्यू नहीं किया तो खत्म हो गया, ठीक है। द लेंडर है एडवांस्ड सेकेंड सब्सिक्वेंट क्रेडिट फैसिलिटी टू द बोरोवर विथ कोलेटरल थर्ड पार्टी गारंटी, आपने उसी बोरोवर को किसी दूसरे लोन में गारंटी दे दिया कोलेटरल लेकर के, तो वो एक्सपायर कर जाएगा। इट इज सब्सिक्वेंटली ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द लेंडर हैव कोलेटरल थर्ड पार्टी गारंटी फ्रॉम द बोरोवर व्हिच हैज बीन कवर्ड अंडर द CGTMSE हाउएवर। अच्छा, आपने CGTMSE भी ले लिया है और उससे कोलेटरल भी ले लिया है, ठीक है, तो वो फिर अलाउड नहीं है। हालांकि पार्ट बाय पार्ट हाइब्रिड सिक्योरिटी लिया जा सकता है, मतलब कि अगर 1 करोड़ का लोन है, 70 लाख का कोलेटरल है, 30 लाख का CGTMSE ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 50 लाख का लोन है, 50 लाख का कोलेटरल भी ले चुके हैं और 50 लाख का CGTMSE भी कर दिए, उस केस में CGTMSE जो है वो लैप्स कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन कैन द लेंडर इन्वोक द गारंटी गिवन बाय द ट्रस्ट? द लेंडर कैन इन्वोक द गारंटी गिवन बाय द ट्रस्ट ओनली आफ्टर द लॉक इन पीरियड ऑफ 18 मंथ्स ऑफ गारंटी। 18 महीने का लॉकिंग है, उसके बाद ही कर सकते हैं। और 10 लाख तक का लोन है तो उस केस में 9 महीना है, 9 महीने का लॉक इन है, ठीक है। 3 साल तक किया जा सकता है फ्रॉम आइदर द डेट ऑफ द लास्ट डिसबर्समेंट ऑफ द लोन टू द बोरोवर और द गारंटी स्टार्ट डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। 18 महीने का लॉक इन है। लॉक इन किस डेट से है?
लास्ट डिसबर्समेंट के डेट से है या फिर गारंटी स्टार्ट डेट से है। मैक्सिमम टाइम टू रिक्लेम, मैक्सिमम टाइम टू क्लेम, कितने दिन तक क्लेम एनपीए के बाद किया जा सकता है, तो 3 साल तक किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है क्लेम सेटलमेंट बाय द ट्रस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफॉल्टिंग अकाउंट, 75% क्लेम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिलता है और 25% 3 साल के बाद मिलता है, 25% 3 साल के बाद मिलता है। या फिर कोई दूसरा ऑप्शन होता है कि जितना परसेंट कवर किया हुआ है उससे 15% कम करके आप एक बार में ले लीजिए, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, एनी रिकवरी मेड बाय द लेंडर आफ्टर सेटलमेंट ऑफ द क्लेम हैज टू बी रिफंडेड बैक टू Cgtmse एज पर एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। इशू ऑफ नोटिस अंडर लोक अदालत इज सफिशिएंट फॉर इन्वोकिंग द गारंटी एंड गेटिंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। यस, लोक अदालत का नोटिस जो है वो सफिशिएंट होता है गारंटी को इन्वोक करने के लिए और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्लेम लेने के लिए। सरफेसी का 13-2 नोटिस जो होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है, याद रखिएगा। नो रिकॉल नोटिस अंडर सरफेसी एक्ट कैन नॉट बी मेक एलिजिबल फॉर पर्पस ऑफ क्लेम अंडर CGS। 13-4 जो नोटिस होता है उसको सिंबॉलिक पोजीशन कहा जाता है सरफेसी में। 13-4 नोटिस आपको जो है सफिशिएंट बनाता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्लेम करने के लिए, 13-2 नहीं बनाता, याद रखिएगा। टाइम फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स बाय MLI 30 डेज का समय है, क्लेम करने के 30 दिन के अंदर जो है वो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता है। वेदर अकाउंट्स क्लासिफाइड एज फ्रॉड, बिलफुल डिफॉल्टर एलिजिबल फॉर क्लेम सेटलमेंट। नो, फ्रॉड अकाउंट या बिलफुल डिफॉल्टर एलिजिबल नहीं है क्लेम सेटलमेंट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह के बहुत सारे वीडियोज हम लोग बनाते रहते हैं और किसी तरह का कोई भी कोर्स पूरे साल जितना प्रमोशन का कोर्स होता है हम लोग सारा चलाते हैं और जितने तरह के लेटर एंट्री एग्जाम्स होते हैं उस सबके हम लोग कोर्स चलाते हैं। तो आप लोग जो है किस तरह का कोर्स का इंक्वायरी करना होगा तो 7970903637 पे या 9939003637 पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम पे चैनल है प्रथम बैंकर के नाम से, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे चैनल है प्रथम बैंकर के नाम से, सर्च करेंगे मिल जाएगा। सबको सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे पेज है प्रथम बैंकर के नाम से, वहाँ आप लोग उसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, हर जगह पे है। आप लोग किसी तरह के बैंकिंग अपडेट्स के लिए, किसी तरह के कोर्स के लिए आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।